तो आज के क्लास में हम लोग बेस थ्योरम देखेंगे। बेस थ्योरम सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है जो कि बेस थ्योरम के लिए रिक्वायर्ड होगा। बेस थ्योरम के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है जो कि रिक्वायर्ड होगा। तो पहला टॉपिक इसमें हम लेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। तो टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि मान लेता हूं मैं कोई एक सैंपल स्पेस है। मेरा पूरा एक सैंपल स्पेस है जो इस तरह से है। और इसमें कोई मैं इवेंट ले लेता हूं जो कि ए होगा। इसमें मैं कोई एक इवेंट लेता हूं जो कि ए है। और मैं इस सैंपल स्पेस के पार्टीशन करना चालू करता हूं। और पार्टीशन कुछ इस तरह से कर रहा हूं कि वो ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे ये मेरा पहला पार्टीशन E1 है, दूसरा पार्टीशन E2 है, E2, तीसरा पार्टीशन E3 है। इस तरह से लास्ट पार्टीशन जो है कुछ EN पार्टीशन ले लूंगा मैं। तो यहां से क्या होगा कि ये ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो ए E1 हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन E2 हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन E3 हो जाएगा, और एंड सो ऑन ए इंटरसेक्शन EN हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, पार्टीशन का मतलब क्या होता है, पार्टीशन E1 E2 E3 जो है, E1 E2 E3, ये पार्टीशन पार्टीशन है। पार्टीशन का मतलब होता है कि अगर मैं E1 यूनियन E2 यूनियन ऑल EN, अगर मैं ई इनका यूनियन करूं तो पूरा का पूरा एस मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि वो उनका पेयर वाइज म्यूचुअल इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। मतलब ई आई इंटरसेक्शन ई जे वेयर आई नॉट इक्वल टू जे, ये एम्प्टी सेट होगा। आई नॉट इक्वल टू जे, अब आई नॉट इक्वल टू जे मतलब जैसे E1 का इंटरसेक्शन E2 के साथ, फिर E1 का E3 के साथ, फिर E1 का सबके साथ, फिर वैसे ही E2 का E3 के साथ, E2 का E4 के साथ, इस तरह से सबका। तो जो है ये, अगर ये दो रूल फॉलो होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये जो सबसेट्स है या जो ये इवेंट्स है सैंपल स्पेस के, सैंपल स्पेस के जो इवेंट्स हैं वो पार्टीशन कहलाएंगे। अब अगर मुझे पी ऑफ ए का फॉर्मूला निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला निकालना है, मुझे देखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कितना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और कुछ नहीं होगा बल्कि पी ऑफ E1 गिवन पी ऑफ ए गिवन E1 होगा, प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए गिवन E2 होगा, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में पी ऑफ EN पी ऑफ ए गिवन EN। ये इसका रूल है करने का कि जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लोग इस तरह से निकालते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। इसी को हम लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आता कैसा है, जैसे अगर ए देखा जाए तो ए और कुछ नहीं बल्कि ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन, इस तरह से ए इंटरसेक्शन EN लिया जाता है। अब मैं दोनों साइड अगर प्रोबेबिलिटी ले लूं तो क्योंकि ये सबके सब पार्टीशन है तो इनका इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी ही होगा। इसलिए ये बाय यूनियन मेथड से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN हो जाएगा।
ठीक है। तो अब ये वही है, अगर ए इंटरसेक्शन ई वन का फॉर्मूला निकाले तो ये ऊपर वाला ई वन इंटू पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए गिवन ई वन आएगा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मेन हमारा जो टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला था वो ये था। ये इस तरह से जो है हम लोग इसे लिखते हैं। ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है। तो मेन हमें ये रिक्वायर्ड है। हम इसी के ऊपर क्वेश्चंस को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे बेस थ्योरम की तरफ। बेस थ्योरम, जैसे अगर मैं क्वेश्चन कहूँ बेस थ्योरम किस काम में आता है, तो बेस थ्योरम का मेन लॉजिक ये है कि एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं कि कैसे उसे हम लोग कहेंगे कि ये ओके, ये बेस थ्योरम के लिए अप्लाई कैसे करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस मिले तब मैं मान लेता हूं कि जिसमें हमारे पास फोर अर्न है, फोर अर्न है हमारे पास, जिसके अंदर रेड बॉल, ग्रीन बॉल रखे गए हैं। रेड बॉल और ग्रीन बॉल रखे गए हैं। तो मान लेता हूं मैं पहला अर्न जो है, अर्न वन, यू वन ले लेता हूं। अर्न वन में वन रेड है और एट ग्रीन है। अर्न टू में फोर रेड है, सिक्स ग्रीन है। अर्न थ्री में सिक्स रेड है, फोर ग्रीन है। अर्न फोर में एट रेड है और टू ग्रीन है। तो सारे अर्न की प्रोबेबिलिटी तो वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर हो जाएगी। तो एक अर्न सेलेक्ट किया गया रैंडमली, और उसमें से जो बॉल निकला, एक अर्न सेलेक्ट, एक बॉल निकाला गया रैंडम, रैंडम किसी भी अर्न में से, और वो पता चला कि वो रेड है। एक बॉल निकाला गया किसी अर्न में से, पता चला कि वो बॉल रेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रेड बॉल होगी वो निकाली जा सकती है बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला और मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। लेकिन अगर ये जानना है कि किस अर्न से वो आया, जो रेड बॉल आया वो किस अर्न से आया, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम बेस थ्योरम को यूज करते हैं। तो रैंडमली कोई बॉल निकाला गया तो हमें उसको निकालने के लिए कौन से अर्न से आया वो निकालने के लिए हम बेस थ्योरम यूज करें। तो एक तरह से ये एक क्वेश्चन ऐसा हो गया। अब ये क्वेश्चन और आ सकता है कि जैसे हमारे पास दो मशीन है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि हमें पहली बात समझना है कि प्रॉब्लम कैसे होंगे कि आ, कि कब हमें बेस थ्योरम अप्लाई करना है। मैं मान लेता हूं कि मैं हमारे पास दो मशीन है, वन और टू। वन और टू करके दो मशीन है जो कि शूज बनाते हैं, शूज बनाते हैं। तो मान लिया गया कि एक इवेंट ले लेते हैं एच वन। एच वन एक इवेंट है जो कि मशीन वन से आया हुआ है। मशीन वन जो शूज बना है वो मशीन वन से आया हुआ है। और एच टू एक इवेंट है जो मशीन टू से बना के भेजा है, कि वो मशीन टू से बना के भेजा है। अब मान लेता हूं मैं ए जो मेरा इवेंट है वो टोटल इवेंट वो है कि वो जो शूज सेलेक्ट किया गया होगा वो नॉन डिफेक्टिव है। नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर देखा जाए तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव शूज आया फ्रॉम मशीन वन, और मशीन वन की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉन डिफेक्टिव शूज आया मशीन टू से, और मशीन टू की प्रोबेबिलिटी। अब यहां मशीन वन जो है, यहाँ जो मशीन ये ए गिवन जो एच वन है कि ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए नॉन डिफेक्टिव शूज फ्रॉम वन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एच टू बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन टू से वो बना गया है, राइट। तो अगर हमारा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हो कि गिवन नॉन डिफेक्टिव शूज हो,
गिवन नॉन डिफेक्टिव शूज हो और वी वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 गिवन है, हमें H1 गिवन है मतलब नॉन डिफेक्टिव शूज था और वो उसकी क्या चांसेस है कि वो मशीन वन से आया। तो उस इलस्ट्रेशन में, उस प्रॉब्लम में हम लोग बेस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को ऐसे बेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो चलिए बेस थ्योरम का पहले तो थ्योरम देखते हैं कि क्या है बेस थ्योरम, और उसके स्टेटमेंट को समझेंगे, क्योंकि मेन स्टेटमेंट ही है। अभी एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे अगर कोई अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में दो ड्रावर रखे हैं, एक ड्रावर में हैंडकरचीफ और सॉक्स है, और दूसरे ड्रावर में जो है सॉक्स एंड पर्सेस है। लॉजिकली एक रैंडमली ड्रावर खोला गया और रैंडमली एक सॉक्स निकाला गया। तो ये तो बेस थियरम का अगर इसमें क्वेश्चन बनेगा कि क्या गारंटी है, कि क्या चांसेस है कि वो जो सॉक्स निकला वो ड्रावर वन से निकला, या हो सकता है ड्रावर टू से निकला। इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। बेस थ्योरम का इस्तेमाल इस तरह के क्वेश्चंस के कंसेप्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बेस थ्योरम का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, कैसे उसका एक्सप्लेनेशन होगा, और फिर हम लोग इलस्ट्रेशन से समझना एक बहुत ही अच्छी, बेस थ्योरम को समझना बहुत ही अच्छा टेक्निक है, क्योंकि जनरली इसके स्टेटमेंट से आपको जानना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं बेस थ्योरम का। मैं मान लेता हूं कि E1, E2, En ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इसका मतलब है कि ये पार्टीशन है, इवेंट्स है, इवेंट्स है, जिसका यूनियन रैंडम पूरा अपना सैंपल स्पेस होगा। अगर कोई एक ए इवेंट है, एक ए कोई भी आर्बिट्ररी इवेंट होगा ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऑफ कोर्स नॉन जीरो लेंगे, दो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एन या ई आई, बेसिकली हम लोग ई आई ले लेंगे, probability of event EY when the event A has actually occurred is given by EI given A। अभी तक हम लोग क्या करते थे, A given EI की तरफ ध्यान देते थे, अब हम ध्यान देंगे कि EI given A क्या है। तो इसका फॉर्मूला, EI given A का फॉर्मूला देखते हैं कैसे निकाला जाता है। इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EI अपॉन probability of A intersection E1, probability of A intersection E2। बेसिकली देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है वो, टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला वाला। तो A इंटरसेक्शन En, और बीच में ई, ए इंटरसेक्शन ई आई कहीं होगा। तो टोटल अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फॉर्मूला है
probability of EI given A is probability of EI into probability of A given EI upon probability of E1, probability of A given E1 plus dot 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 probability of EI, probability of A given EI plus dot 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 probability of En, probability of A given En। इस तरह से जो है ये हमारा फॉर्मूला रिक्वायर्ड बेस थ्योरम का फॉर्मूला होगा। रिक्वायर्ड बेस थ्योरम का फॉर्मूला यही होगा हमारा। तो ये हमारा बेस थ्योरम का रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। एक बार फिर से समझेंगे, किसी भी इवेंट ए का एसोसिएटेड ए से अगर उसके पार्टीशन का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है, मतलब कि पार्टीशन ए ऑलरेडी अगर चुका है और उनमें से किसी एक पार्टीशन का कंडीशन पे निकालना होगा, तो ये बेस थ्योरम काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3, इन सबको हम लोग कहते हैं कि जो है ये प्रायर प्रायर प्रोबेबिलिटीज है। ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज है, प्रायोरीज कहा जाता है, प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज। और जो है ये है कि E1 गिवन ए, E1 E2 गिवन ए, ये सबको हम लोग पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। पोस्टीरियर, तो एक मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 En, ये E1 है, E2 है, En है, इनको हम लोग प्रायर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रायर, प्रायोरी, कभी कभी प्रायोरी यूज किया जाता है या फिर प्रायर कहे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये E1 गिवन ए है, E2 गिवन ए है, En गिवन ए है, ये सब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज, तो इनको हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है इनका केसेस में पता चल रहा है। तो इस तरह से जो है हम लोग बेस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने देखा। एक क्वेश्चन देखेंगे कि अ न्यू प्रेगनेंसी टेस्ट, अ न्यू प्रेगनेंसी टेस्ट was given to 100 pregnant women, इंग्लिश को नहीं खराब करेंगे, विमेन है, एंड 100 नॉन प्रेग्नेंट women. The test indicated pregnancy (92 of 100 pregnant and to 12 of the 100 non-pregnant women. If randomly selected
woman takes this test and the test indicates that she is pregnant, what is the probability that she is non-pregnant? एक बार क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा चाह रहा है कि एक न्यू प्रेगनेंसी टेस्ट दिया गया टू 100 प्रेग्नेंट वुमेन एंड 100 नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। तो टोटल जो है 200 वुमेन है, टोटल 200 वुमेन है, जिनमें से 100 प्रेग्नेंट है और 100 नॉन प्रेग्नेंट है। ठीक है। द टेस्ट इंडिकेटेड प्रेगनेंसी ऑफ 92 ऑफ द 100 प्रेग्नेंट। जो टेस्ट जो है दिया गया प्रेगनेंसी ऑफ 92, 100 में से 92 जो है टेस्ट दिया गया और वो प्रेग्नेंट, टेस्ट दिया गया और वो प्रेग्नेंट। और 12 ऑफ द 100 नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। और नॉन प्रेग्नेंट में से बताया कि 12, उसमें से भी 12 है, उसमें से भी 12 है। इफ द रैंडम सेलेक्टेड, इफ रैंडम सेलेक्टेड वुमेन टेक्स दिस टेस्ट, जो रैंडमली सेलेक्ट किए गए हैं वुमेन, उसको उनको अगर टेस्ट दिया गया तो टेस्ट इंडिकेट कि वो प्रेग्नेंट है, वो टेस्ट बताता है कि प्रेग्नेंट है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी इज नॉन प्रेग्नेंट? मतलब टेस्ट दिया गया और वो नॉन प्रेग्नेंट, टेस्ट दिया गया और वो नॉन प्रेग्नेंट। तो मैं मतलब नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को टेस्ट दिया गया, तो मान लो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो मैं एक इवेंट लूंगा E1 और E2। E1 ले लेता हूं कि वो प्रेग्नेंट वुमेन सेलेक्ट की गई, प्रेग्नेंट वुमेन को सेलेक्ट किया गया। और E2 जो है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को सेलेक्ट किया गया। अब इवेंट ए ले लेते हैं कि टेस्ट शोज दैट वुमेन इज प्रेग्नेंट। टेस्ट बताता है कि जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? अगर E1 देखा जाए तो 100 प्रेग्नेंट है 200 में से, तो 1/2। और E2 देखा जाए तो 100 नॉन प्रेग्नेंट है 200 में से, तो 1/2। अच्छा, अब टेस्ट दिया गया था वो प्रेग्नेंट वुमेन को, ए गिवन E1। अब वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट वुमेन को टेस्ट दिया गया और एक्चुअली थी वो 92 अपॉन, और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को टेस्ट दिया गया तो वो 12/100। अब हमें पूछा है कि E2 गिवन ए क्या होगा। मतलब जो टेस्ट दिया गया था वो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को दिया गया था, तो नॉन प्रेग्नेंट है वो, उसका क्या? तो इजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। तो रख देंगे इसमें 1/2 इंटू ए गिवन E2 इज 12/100, और 1/2 इंटू 92/100, 1/2 इंटू 12/100, तो 12/200 अपॉन 92/92 प्लस 12,
अपॉन 200, तो 12/104, तो 1/8। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को, सॉरी, 1/8 नहीं आएगा, एक मिनट, 12 के टेबल में तो 104 आता ही नहीं, 3/26 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।